इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के भुगतान योग्यता सिद्धांत एबिलिटी टू पे थियरी ऑफ टैक्सेशन के रेखा चित्रीय रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शन को देखने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान दिला दें कि मेरे इसी चैनल पर एबिलिटी टू पे थियरी ऑफ टैक्सेशन पर एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर पब्लिक फाइनेंस क्लिक करिए और पब्लिक फाइनेंस में जितने वीडियो अब तक हमने बनाए हैं वो सब वहाँ आपको मिलेंगे। तो करारोपण के सिद्धांत पर 3 वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं। एक बेनिफिट थियरी पर है, एक एबिलिटी टू पे थियरी पर है और एक प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस पर है। करारोपण के न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत पर एक वीडियो है। तो जो वीडियो एबिलिटी टू पे थियरी पर है उसमें वहाँ पर एक चित्र का प्रयोग किया गया है उसे समझाने के लिए, और उस चित्र के माध्यम से जो वहाँ समझाया गया है वो चित्र प्रोफेसर मसग्रेव की एक पुस्तक जो प्रोफेसर आर.ए. मसग्रेव और पेग्गी बी. मसग्रेव द्वारा लिखी गई है उसमें से लिया गया है। और वहाँ पर उस चित्र को या एबिलिटी टू पे थियरी को एक सरल रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। और आज जिस चित्र का हम उपयोग कर रहे हैं इस सिद्धांत को समझाने के लिए, वह भी आर.ए. मसग्रेव की एक दूसरी पुस्तक और सुप्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस से लिया गया है। और ये चित्र विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने उसी चित्र को आज आपको यहाँ समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मुझे महसूस हुआ कि विद्यार्थी इस चित्र को अच्छी तरह से समझ सकें और इस दिशा में हो सकता है मेरा प्रयास उनके लिए इस चित्र को समझने में सरलता प्रदान करे। तो हम उसी चित्र को आज समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एबिलिटी टू पे थियरी में कर का जो भुगतान योग्यता सिद्धांत है उसमें त्याग की बराबरी के आधार पर कर लगाने की बात कही गई है। और वहाँ पर त्याग की 3 अवधारणाओं का उपयोग होता है। एक होता है इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस, समान निरपेक्ष त्याग। दूसरा होता है इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, समान आनुपातिक त्याग। और तीसरा होता है इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस, समान सीमांत त्याग। और विभिन्न करदाताओं के मध्य इस त्याग को बराबर यदि हम करें तो ये कहा जाता है कि ये
समानता के सिद्धांत या जो इक्विटी का सिद्धांत है और जो पब्लिक फाइनेंस में और अन्यत्र कहीं भी ये बताता है कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और यही न्यायोचित होगा। तो जब हम करारोपण में न्याय की बात करते हैं, जब हम विभिन्न करदाताओं के बीच कर के भार को समान रूप में वितरित करने की बात करते हैं, तब कहा जाता है कि ये सिद्धांत या एबिलिटी टू पे कर देने की योग्यता के अनुरूप है। तो इन्हीं तीन अवधारणाओं को, निरपेक्ष त्याग को, आनुपातिक त्याग को और समान त्याग को, विभिन्न करदाताओं के बीच में समान कर के कर दे भुगतान योग्यता सिद्धांत को समझाया जा सकता है। तो त्याग की इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर और इस चित्र के माध्यम से इनको हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रोफेसर मसग्रेव ने जिस चित्र का प्रयोग किया है वही चित्र हम यहाँ पर बोर्ड पर बना रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये जो क्षैतिजी अक्ष हैं, जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, यहाँ पर दो अक्ष हैं। एक है यहाँ से ओ से स्टार्ट होता है, ओ से लेके जैसे जी तक इस तरह का, और एक है डी से लेके आई तक। तो दो अक्षों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो क्षैतिजी अक्ष हैं उसमें नीचे वाला जो अक्ष है इस पर आय के स्तर को दिखाया गया है कि करदाताओं की आय कितनी है, और जो ऊपर का वर्टिकल एक्सिस है इसके दो हिस्से हैं। एक है ओ से स्टार्ट होता है और एक डी से स्टार्ट होता है। जो ओ से स्टार्ट होता है अर्थात ओ से डी के बीच का जो एक्सिस का हिस्सा है, इस पर मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है, और डी के ऊपर इस वर्टिकल एक्सिस या ऊर्ध्व अक्ष पर या वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर डी से सी ये जो आय है इसको कहा जाता है, ये उतनी आय है जो सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर है, अर्थात ये न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से संबंधित आय है। अर्थात इतनी आय जीवन को जीने के लिए कम से कम आवश्यक है, और जितनी आय न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होती है उस पर कर लगाना एक तरह से अन्यायपूर्ण होगा, इसलिए इसे कर से मुक्त माना जा सकता है। अर्थात जिनकी आय इससे ऊपर है उनके ऊपर कर लगाया जा सकता है। तो इस रूप में जो कर लगेगा वो ओ से डी से सी तक वाली आय पर नहीं लगेगा, उसके आगे लगेगा, और उसके आगे जब लगेगा तो उसकी आगे वाली आय जो है ये टैक्सेबल होगी या कर देने योग्य होगी, अर्थात उस पर कर लगाया जा सकेगा, और उसी आय से हम कर या कर से होने वाले त्याग को संबंधित करेंगे। और इसमें ये जो ऊपर का ये हिस्सा है टोटल यूटिलिटी वाला, उससे संबंधित एक वक्र है CE, ये वक्र जाहिर है कि ये डी के ऊपर है, इस नाते ये कुल उपयोगिता को दिखाएगा, क्योंकि टोटल यूटिलिटी को दिखाया गया। तो आय के इन विभिन्न स्तरों पर जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है वो CE वक्र से दिखाया गया है। नीचे की जो हिस्सा है ये वाई अक्ष पर वो सीमांत उपयोगिता को दिखाता है, अर्थात आय के उन्हीं स्तरों पर जब कुल उपयोगिता ऊपर दिखाई गई है तो सीमांत उपयोगिता नीचे दिखाई गई है, और ये जो CF है ये सीमांत उपयोगिता का वक्र है। अब यहाँ पर ये माना गया कि दो करदाता हैं, एक है A और दूसरा है B। A की जो आय है वो है O से लेके G तक, या हम ये कह सकते हैं कि जो कर दे न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है जो इस अक्ष पर DC और इस अक्ष पर OZ है, दोनों बराबर हैं क्योंकि ये देखिए लाइन एक। तो जीवन निर्वाह स्तर के आगे की जो आय है
तो ए व्यक्ति की जो आय है वो जीवन निर्वाह स्तर से इतनी ज़्यादा है, जेड से लेके जी तक। और एक दूसरा व्यक्ति है बी जो करदाता है, उसकी आय जो है वो यहाँ से आगे है, वो है जेड से लेके एच तक, अर्थात जेड एच बी की आय है और जेड जी ए की आय है, और जो जीवन निर्वाह स्तर से अधिक है। अब इन दोनों व्यक्तियों पर सरकार को कर लगाना है, और ये कहा जा रहा है कि जो कर की राशि सरकार द्वारा लगाई जानी है वो राशि है MG। यहाँ हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि ए की जो इनकम है वो OG है, बी की OH है, और सब्सिस्टेंस लेवल जो है OC बराबर OZ है, और सब्सिस्टेंस लेवल से ए की जो आय है वो ZG ज़्यादा है और इसकी ZH ज़्यादा है, और दोनों के ऊपर MG कर लगता है, अर्थात ये कुल कर की राशि जो है MG है। और इस MG में से एक विकल्प है कि ए पर जो कर लगाया जाए वो, जैसे इसकी राशि है MG राशि लेना है, तो इसमें से ए पर जो कर लगाया जाएगा वो कर की राशि है N से लेके G तक। N से लेके G तक ए पर कर लग रहा है, और T से लेके H तक B पर कर लग रहा है। MG पूरी राशि है, A का शेयर है जो N से लेके G तक, और B का शेयर है T से लेके H तक। देखिए इसकी आय थी इतनी B की, और इसमें से इतना टैक्स लगा TH, और इसकी आय थी इतनी, और इसमें से कर लगा N से लेके G तक, अर्थात ए व्यक्ति पर जब कर दे दिया उसने MG, तो उसके ए आय का स्तर यहाँ है अब। और हम देखेंगे कि जब ये इतनी आय थी तब इसकी कुल उपयोगिता कितनी थी, और जब इतनी अब आय हो गई कर देने के बाद तब उसकी कुल उपयोगिता है कितनी है, और जितना दोनों का अंतर आएगा बताएंगे कर देने से कुल इतना कष्ट या इतने उपयोगिता का उसको त्याग करना पड़ा। इसी तरह से बी व्यक्ति की जब आय थी ZH सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर कर लग गया TH, तो हम कहेंगे वो H से अब उसकी आय हो जाएगी T। H पर कुल आय कितनी थी, T पर कुल आय की उपयोगिता कितनी है, और दोनों उपयोगिताओं का अंतर जो है वो उसको कर के रूप में देना पड़ा है, और देखेंगे कि अब उसे कितना उपयोगिता की हानि हुई है। तो कर देने के बाद ये पता लगाया जा सकता है इस चित्र में कि ए व्यक्ति ने जो कर दिया NG के बराबर, तो उसे कितनी कुल उपयोगिता का हानि हुई, और जब बी व्यक्ति ने TH कर दिया तो उसको कुल उपयोगिता की कितनी हानि हुई। और कुल उपयोगिताओं को हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहले इसकी कुल, अब देखिए ए की आय से मिलने वाली कुल उपयोगिता इस कुल उपयोगिता वक्र से पता चलेगी, और इतना जब उसकी आय है G, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कुल आय ऊपर है, कुल उपयोगिता नीचे, सीमांत उपयोगिता नीचे है, कुल उपयोगिता ऊपर है, तो यहाँ से कुल उपयोगिता प्रारंभ होगी, अर्थात ए को मिलने वाली कुल उपयोगिता जब उसकी आय है ये जेड से लेके जी तक जीवन निर्वाह स्तर के ऊपर, तो उसकी आय की कुल उपयोगिता है, देखिए यहाँ से लेके आई से लेके ई तक, ई आई उसकी कुल उपयोगिता है। और जब इसके ऊपर कर लग जाएगा एन जी, तो एन पर आप देखें इसकी कुल उपयोगिता कितनी है, तो ये कुल उपयोगिता यहाँ से आएगी, और यहाँ से जब यहाँ ले जाएंगे तो आएगी पी। इसका मतलब कर देने के पूर्व उसके आय की कुल उपयोगिता है आई से लेके ई तक, और जब कर एल जी राशि उससे ले ली जाती है तब उसके आय की उपयोगिता होती है आई से लेके पी तक, और उसके कुल उपयोगिता की जो हानि होती है कर देने के नाते वो ईपी होएगी। तो ईपी जो है वो कर से होने वाला कुल निरपेक्ष त्याग है, एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस है, जो कर देने के कारण ये व्यक्ति को देना पड़ता है। अब ये हमको करना है
कि बी व्यक्ति पर इस प्रकार से कर लगाया जाए कि बी को भी इतना ही त्याग करना पड़े, ई पी के बराबर, तो कहा जाएगा कर देने के बाद दोनों का निरपेक्ष त्याग बराबर है। और वो राशि यहाँ पर अगर ये हो जाए के से लेकर क्यू तक, और के और क्यू और ई और ये पी दोनों बराबर हैं, हमने इनको नाप के बनाया है और ये दोनों राशियां बराबर हैं, के क्यू और ई पी। तो के क्यू उसके ऊपर अगर कर लगाया जाए, के क्यू उसको त्याग करना पड़े, तो कितनी कर उसके ऊपर लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कि जब उसकी आय जेड से लेके एच तक है और एच पर उसके आय की कुल उपयोगिता जे से लेके के तक है, के जे है, बी व्यक्ति के आय की कुल उपयोगिता के जे है। अब इसके ऊपर हम कर इस प्रकार से लगा रहे हैं कि उसके आय की उपयोगिता घट के हो जाए जे और क्यू, और ऐसा तब होगा जब यहाँ से आप देखेंगे कि इसके ऊपर कर लगाया जाए टी एच। अगर उसके ऊपर टी एच कर लगाया जाए तो इतनी कर की राशि उसे कर के रूप में देनी पड़ेगी आय की, और अब इसकी स्थिति में इसके कुल आय की उपयोगिता होगी यहाँ से निर्धारित, और ये होगी जे क्यू। अर्थात अगर बी व्यक्ति पर टी एच कर लगाया जाए तो बी व्यक्ति को जो कुल उपयोगिता की हानि होगी वो होगी के क्यू, क्योंकि पहले उसके आय की उपयोगिता है के जे और अब उसकी आय की उपयोगिता है क्यू जे, और इतनी हानि से उठानी पड़ेगी। और हम कह रहे हैं कि के क्यू और ई पी दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो कहा जाएगा दोनों के निरपेक्ष त्याग बराबर हैं। और जब दोनों के निरपेक्ष त्याग बराबर हैं उस स्थिति में ए व्यक्ति एन जी टैक्स दे रहा है और बी व्यक्ति टी एच टैक्स दे रहा है। और यदि इस प्रकार से ए व्यक्ति से एन जी टैक्स लिया जाए और बी व्यक्ति से टी एच टैक्स लिया जाए तो दोनों के जो कुल निरपेक्ष त्याग होंगे वो ए का होगा ई पी और बी का होगा के क्यू, और दोनों बराबर होंगे। तो निरपेक्ष त्याग अगर हमको बराबर करना है, दोनों व्यक्तियों पर इस प्रकार से कर लगाना है कि दोनों के निरपेक्ष त्याग बराबर हों, वैसी स्थिति में ए पर कर की राशि होगी एन जी और बी पर कर की राशि होगी टी एच। हमारे इस उदाहरण में दो ही करदाता हैं और इन दो करदाताओं पर हम कर को उनकी आयों पर इस प्रकार से कर लगा रहे हैं कि उनके निरपेक्ष त्याग बराबर हो जाए। अब दूसरी स्थिति है, देखिए, और जब ऐसा किया जाएगा तो हमने कहा कि कुल कर की राशि सरकार को लेनी है एम जी, और इस एम जी में से एन जी लेगी ए से और टी एच लेगी बी से, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये राशि एम जी के बराबर होगी। तो इस रूप में ध्यान रखिएगा कि जब इस चित्र पर आप प्रदर्शित करेंगे तो एन जी की राशि में जब हम ये टी एच की राशि जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके एम जी के बराबर आना चाहिए। तो इस रूप में इस राशि को देख लीजिएगा स्पष्टता कि कितना होना चाहिए, और एग्जैक्ट यहाँ हो सकता है कि ये राशियाँ जोड़ने के बाद करीब यहाँ आ जाएं। तो ये मान ले रहे हैं हम कि एम जी जो बराबर है उसमें कुल कर की राशि है एम जी जो सरकार प्राप्त करेगी, उसमें से एम जी हिस्सा ए का है, टी एच हिस्सा बी का है, और दोनों का योग एम जी के बराबर है। तो ये लिखा हुआ है कि एम जी कुल कर की राशि है, इसमें ए का हिस्सा एन जी है, बी का हिस्सा टी एच है, और दोनों का योग जो है एम जी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को होने वाले जो सेक्रीफाइस हैं वो ए की सेक्रीफाइस है ई पी और बी की सेक्रीफाइस है के क्यू, और दोनों बराबर हैं। तो ये समझाने की दृष्टि से जब चित्र बनाएंगे आप तो ये हिस्सा नाप के बनाना पड़ेगा, और अगर
एग्जैक्ट नहीं बनता है तो भी हम उसकी व्याख्या करते समय लिखेंगे कि ये ई पी बराबर है के क्यू, और जब दोनों बराबर हैं तो दोनों के कुल निरपेक्ष त्याग या निरपेक्ष त्याग बराबर हैं। तो करारोपण या एबिलिटी टू पे अप्रोच का जो पहला एक वो कहते हैं दृष्टिकोण है जिसमें हम निरपेक्ष त्याग को बराबर करते हैं, वो इसके माध्यम से दिखाया जा सकता है। अब आप आएँ दूसरा जो अप्रोच है, और वो है इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, अर्थात कर को हम इस प्रकार से लगाएं या ए और बी के बीच बांटें कि कर देने के उपरांत जो कष्ट होता है, त्याग होता है, कुल निरपेक्ष त्याग होता है, वह उनकी आयों के अनुपात के रूप में हम देखेंगे। अर्थात कुल त्याग कितना है और उसमें भाग देंगे उनके आय से, और हम ये प्रयास करेंगे कि कर की से होने वाले त्याग और उनकी आय का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए। अर्थात दोनों व्यक्ति अपने अपने आयों के अनुपात के रूप में कर भार का वहन कर रहे हैं। जिसकी आय ज़्यादा है उसके ऊपर जो कर का भार है, या हम कह सकते हैं जो वो त्याग कर रहे हैं अपनी कर देने के बाद उपयोगिता के ह्रास के रूप में, अनुपयोगिता के रूप में, वो आय के अनुपात में। अगर पहले का कर उसकी आय का 1/4 है तो दूसरे का जो त्याग है वो भी उसके आय का 1/4 हो। तो कर से होने वाले त्याग और बटा उस करदाता की आय का जो अनुपात है उसको जब बराबर करेंगे तो कहेंगे कि आनुपातिक त्याग बराबर है। और उस स्थिति में यहाँ पर इस चित्र में हम ये पाएंगे कि यदि ए व्यक्ति पर कर की राशि को बढ़ा दिया जाए और वो कर की राशि हो जाए GR, और बी व्यक्ति पर कर की राशि को घटा दिया जाए और वो हो जाए SH। जिस व्यक्ति की जब हम कर के आनुपातिक त्याग को बराबर करेंगे तो निरपेक्ष त्याग की तुलना में धनी व्यक्ति को और अधिक कर देना पड़ता है। इसका मतलब है कि पहले की तुलना में धनी व्यक्ति की आय पर कर की राशि बढ़ेगी, लेकिन उससे जो कमज़ोर जिसकी आय उससे कम है उस पर जो कर की राशि है वो पहले से थोड़ी कम होगी। और यदि ऐसा हो तो दोनों आनुपातिक त्याग की बराबरी की स्थिति की ओर बढ़ेंगे, और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक बराबर दोनों न हो जाएं। और वो बराबरी की जो स्थिति है हमारे इस चित्र में उस समय आएगी जब ए पर कर की राशि GR हो जाए या RG हो जाए। पहले थी NG, अब हो जाएगी RG। और बी पर कर की राशि पहले थी TH, अब घट के हो जाएगी SH। और ऐसी स्थिति में जब N पर आए, ये कर राशि R पर आएगी तो देखें कि ये R लेके हम अगर पहुँचेंगे तो ये जो राशि है यहाँ पर ये, और कर के रूप में उसका जो त्याग होगा वो होगा EW। पहले त्याग हो रहा था EP निरपेक्ष त्याग, अब निरपेक्ष त्याग होगा EW ए व्यक्ति का। और जब बी व्यक्ति को देखेंगे तो इस S वाली लाइन पर जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ से ये बिंदु यहाँ जाएगा, बी की आय का स्तर H है, तो इसको होने वाली जो त्याग है वो हो जाएगा K, और ये दूसरा वाला जो पॉइंट है U, तो KU इसका त्याग हो। अब हमको देखना है कि जब इसका त्याग है EW तो इसकी आय कितनी है, और तब हम आय कहेंगे उसकी आय है EI, तो ये अनुपात निकलेगा। और B के संदर्भ में जब हम देखेंगे कि जब B पर कर की राशि SH होगी तो B का त्याग है KU, और B की जो आय है वो है KJ या JK, और ये अनुपात दोनों के बराबर होंगे। अर्थात EW से में EI से भाग देंगे और KU में JK से भाग देंगे। ये कर के कारण होने वाला निरपेक्ष त्याग है A का, ये कर के कारण निरपेक्ष त्याग है B का। ये कर की कुल उपयोग आय की कुल उपयोगिता है A की, आय की कुल उपयोगिता B की, और अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो तो कहा जाएगा कि दोनों के आनुपातिक त्याग बराबर हैं।
और जब आनुपातिक त्याग बराबर होंगे वैसी स्थिति में ए व्यक्ति पर कर की राशि होगी SRG और बी व्यक्ति पर कर की राशि होगी SH और RG और SH का टोटल फिर MG के बराबर होगा। और उसको भी हमने यहाँ देखिए फिर लिख दिया है। When RG टैक्स इज इम्पोर्ट RG है, अर्थात ए व्यक्ति पर जब RG टैक्स लगाया जाएगा तो जो उसका कुल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस होगा वो EW के बराबर होगा ए व्यक्ति पर। तो ये है EW दिखा दिया अब आपको। अब बी व्यक्ति पर जब कर लगाया जाएगा SH के बराबर, तो SH टैक्स इम्पोज ऑन बी, तो बी का एब्सोल्यूट होगा KU, और दोनों के जब हम आयों से इसको भाग देंगे तो यही देखिए लिखा EW बटा EI, EW बटा EI बराबर होगा KU बटा JK या KJ, और ये इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस होगी। और जब ऐसा किया जाएगा तो जो दोनों व्यक्ति कर दे रहे हैं, कर की राशि दे रहे हैं, RG धन SH, RG और धन SH, इन दोनों का टोटल MG के बराबर होगा। अर्थात जो कल पूरा कर MG लगा रही है सरकार, उसके दो भाग किए जाएंगे। एक भाग का भुगतान जो है ए करेगा, दूसरे भाग का भुगतान बी करेगा। और इस चित्र के अनुसार अगर ए के ऊपर कर की राशि होगी RG और बी के ऊपर SH, तो दोनों का जो त्याग होगा आनुपातिक वो बराबर होगा, और वो आनुपातिक त्याग ए पर होगा EW बटा EI और इस पर होगा EKU बटा KJ, और ये आनुपातिक त्याग बराबर है। अब एक तीसरी स्थिति है कि जब कर के रूप में दोनों धनराशि या अपनी आय का एक अंश अदा करेंगे, तो कर के रूप में जो मुद्रा की अंतिम इकाई से होने वाला कष्ट है, जिसको हम मार्जिनल सेक्रीफाइस कहते हैं, वो बराबर हो जाए। और वो जब बराबर होगा तो एक इक्विटी या करारोपण में न्याय या करारोपण में आप कह सकते हैं कि जो समानता लाने की बात कही गई है, ये उसका एक रूप होगा। और ये वो रूप होगा कि जब करदाताओं के सीमांत त्याग बराबर होते हैं, अर्थात कर के रूप में जो मुद्रा की अंतिम इकाइयाँ देते हैं, और अगर सबके सीमांत त्याग बराबर हो जाएं, तो ये करारोपण का सबसे आप कह सकते हैं न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति होती है। और वैसी स्थिति में जो समाज पर कर के कारण पड़ने वाला भार है, या जिसको हम कहते हैं कुल त्याग है समाज का करारोपण के कारण, अर्थात जितने व्यक्तियों पर कर लगा है, सभी व्यक्तियों को कर देने से जो कष्ट हुआ है, उस कष्ट का जब हम टोटल करें तो कहेंगे ये एग्रीगेट सेक्रीफाइस है, और वो न्यूनतम हो जाती है। और सरकार का यही लक्ष्य होता है कि करारोपण के कारण जनता को होने वाला कष्ट कम से कम हो, और ये तभी होगा जब सभी करदाताओं के सीमांत त्याग बराबर हो जाएं। और इसको अलग से पूरे सिद्धांत के रूप में, ये प्रोफेसर पीगू का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस। इस सिद्धांत पर एक अलग से वीडियो पीछे पड़ा हुआ है इसी चैनल पर मैंने पहले आपको बताया कि आप उसे देख सकते हैं, और वहाँ तब आप देख सकते हैं इस सिद्धांत के सारी जो विश्लेषण हैं, उनकी अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, और जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं वो सब पढ़े जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये भी कहा जा सकता है कि ये अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ जो है टैक्सेशन है, भले ही उसको लागू करने में दिक्कतें हैं, लेकिन वो हमारा आदर्श है, और उसी दिशा में सरकार को करों को लगाना चाहिए और उधर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो उस दिशा में हम कह रहे हैं कि सीमांत त्यागों को जब हम बराबर करेंगे तो कर देने के बाद दोनों के त्याग बराबर हो जाएं, अर्थात कर देने के बाद हम देखें कि दोनों के आयों की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हों, और वो स्थिति इस चित्र में इस V बिंदु पर आएगी। ये जो V है थोड़ा बड़ा मैं लिख दूँ इसको, ये V है, ये बिंदु है यहाँ, और इस बिंदु का मतलब है कि ए पर जो कर लगे वो कर की राशि हो V से लेके G तक। ध्यान रखिए, पहले जब निरपेक्ष त्याग को समान किया तो ए पर लगने वाली कर की राशि थी MG, दूसरे बार आनुपातिक त्याग में बढ़ के हो गई RG यहाँ से यहाँ तक, और तीसरे में अब हो रही है VG। तो अब अगर और कर की राशि बढ़ाई जाए उसके ऊपर ए पर पहले की तुलना में, तो अब ये राशि होगी VG। इसी तरह से
बी व्यक्ति पर कर की राशि पहले थी TH, फिर घटा के कर दी गई SH और अब घटा के हो जाए VH। तो वैसी स्थिति में दोनों कर देने के बाद दोनों की आयें बराबर हो जाएंगी। देखिए, इसकी कुल कर राशि में से VG ले लिया जाएगा और इसकी राशि में से VH ले लिया जाएगा, तो कर देने के बाद अब दोनों की आय बराबर हो जाएगी। और न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत यही बताता है कि करारोपण के बाद सभी करदाताओं की आय बराबर हो जाएगी और सबकी आय बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर उन पर कर लगाए जाते हैं तो सबको एक ही जैसा कष्ट होगा और सीमांत त्याग सबके बराबर होगा, और ये आदर्श स्थिति है। तो उस दिशा में यदि हम देखेंगे तो दोनों की आय V पर ही होगी, और V पर जो आय की कुल उपयोगिता है, इसको अगर आप इस लाइन पर सीधे जाएं तो कुल उपयोगिता जो है यहाँ होगी, और यहाँ से अगर इनके आयों के स्तरों पर जाएं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये बिंदु है तीसरी लाइन पर, जिसको हम कह रहे हैं Y, और इसी रेखा को जब आगे इसके आय पर ले जाते हैं तो ये है X। क्योंकि हमको सीमांत त्यागों की तुलना करना है तो हम ये कहेंगे कि कुल आय कितनी थी और अब कितनी है, इसकी कुल आय कितनी थी और अब कितनी है। तो वैसी स्थिति में दोनों के सीमांत त्याग हैं जो हैं वो इतने होंगे, K से लेके Y तक, और इसकी होगी E से लेके यहाँ तक W तक, X तक। इसके त्याग क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं, इसके त्याग क्रमशः घटते जा रहे हैं, और जब इसका त्याग होगा EX और जब इसका त्याग होगा KY तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इस स्थिति में ये कहा जा रहा है कि दोनों की आयें जब बराबर हो जाएंगी तो दोनों के त्याग भी, सीमांत त्याग इस स्थिति में बराबर होगा। तो सीमांत त्याग तब बराबर होगा, और ये देखिए सीमांत त्याग यहाँ पर सीमांत उपयोगिताओं को दिखाया गया है। और वैसी स्थिति में जब आय का स्तर होगा, यहाँ कर लगने के बाद A व्यक्ति पर कर लग जाएगा VG और B व्यक्ति पर कर लग जाएगा VH, तो आय की जो सीमांत त्याग है वो ये यूटिलिटी का वक्र है। और अगर ये जो है VH इतनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है दोनों को आय के इस स्तर पर, जब कर देने के बाद दोनों की आय घट के हो गई है OV, तो सीमांत उपयोगिता मिल रही है VN दोनों की। और अगर कर राशि इतनी लगाई जाएगी तो दोनों को कष्ट भी VN के बराबर होगा, अर्थात दोनों के सीमांत त्याग बराबर हो जाएंगे। और ये राशि लगेगी, B पर जो राशि लगेगी वे है VH और A पर जो राशि लगेगी वे है VG, और दोनों का टोटल अब भी MG के बराबर होगा, अर्थात MG में से दोनों का आय कर लगाया जाएगा, दोनों करों की राशि बराबर होगी जितना कुल कर की राशि है। तो यहाँ लिखा गया है कि तीसरी स्थिति में हम यहाँ आ सकते हैं, when VG टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन A पर अगर VG कर लगाया जाए और VH कर जो लगाया जाए वो B पर, तो A को और B को दोनों को जो सीमांत त्याग होता है वो VN के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में जो दोनों कर की राशियाँ VG और ये VH होंगी, VG और VH का योग भी MG के बराबर होगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो मस्ग्रेव कहते हैं कि ऐसी स्थिति में एक तीसरी जो स्थिति निकल के आएगी सामने, और वो होगी व्हेन मार्जिनल सेक्रीफाइस फॉर बोथ इज इक्वल, जब दोनों व्यक्तियों के लिए कर की सीमांत उपयोगिताएं बराबर होंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो VN के बराबर होंगी हमारे इस चित्र में। तो एग्रीगेट सेक्रीफाइस जो है, एग्रीगेट सेक्रीफाइस है, देखिए A की एग्रीगेट सेक्रीफाइस अब होगी E से लेके X तक, और B की सेक्रीफाइस होगी K से लेके U तक। और ये कहते हैं कि अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जो कुल सेक्रीफाइस होगी अब की बार वो न्यूनतम होगी, अर्थात पहले कर की दोनों दशाओं की स्थिति में जब हम निरपेक्ष त्याग को बराबर किए थे तब की उनकी कर की से होने वाला त्याग, निरपेक्ष त्याग EP और KQ, और दोनों का टोटल जितना आएगा वो इससे ज़्यादा होगा। और जब हम अनुपातिक त्याग को बराबर करेंगे तो इसके ऊपर जो कर का आप कह सकते हैं कि कुल त्याग है वो है EW, और इसके ऊपर है KU, और जब दोनों को योग करेंगे तो इससे बड़ा वो भी होगा।
अर्थात ये जो त्याग है EX + KY, अर्थात ये E से लेके X तक और K से लेके Y तक, इन दोनों का टोटल जो है वो अन्य स्थितियों की तुलना में कम होगा और त्याग की या कुल त्याग की स्थिति जो है वो न्यूनतम होगी। तो इस चित्र के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि आप इसको चित्र को समझ जाएं, क्योंकि ये चित्र विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत होती है, बनाने में दिक्कत होती है। बनाने की विधि में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जब इस तरह की स्थितियां बनाएंगे तो पहले तो ये तय कर लीजिएगा कि एक राशि करके निर्धारित करेंगे, मान लीजिए वो mg है, उसके 2 हिस्से करने हैं और 2 हिस्से नाप के करेंगे कि आयों को यहाँ दिखा देंगे कि A की आय इतनी है, B की आय इतनी है, और इन आयों के आधार पर इन दोनों हिस्सों को जब हम कर की राशियों को ये जोड़ेंगे NG और TH, तो जितनी सेंटीमीटर में आप दूरियां लेंगे, NH की जितनी सेंटीमीटर दूरी होगी, TH की जितनी सेंटीमीटर दूरी होगी, दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ से रख के और M तक, जहाँ तक हो जाएगी उस बिंदु पर मार्क करके वहाँ M लिख देंगे। तो हम कहेंगे कुल कर की राशि mg लिया जाना है, उस mg में से mg राशि A से लिया जाना है और TH राशि B से लिया जाना, और दोनों का योग mg के बराबर है। ये जब कर लेंगे तो आगे सब ये कैलकुलेशन अपने आप सही हो जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर एक दूरी ये पहले E से लेके P तक और एक दूरी यहाँ K से लेके Q तक, इनको बराबर रखिए। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद आगे की दूरियाँ यहाँ से अपने आप सही हो जाएंगी। तो इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं। बनाने में असुविधा हो जिनको, तो एबिलिटी 2 अप्रोच में जहाँ ये सिद्धांत हमने पहले समझाया है, वहाँ एक चित्र है वो दूसरे तरह से बना हुआ और वो आसान है, उसको समझना आसान है। और अगर इसको न कोई बना पाएगा तब उसको बनाएगा, और जो लोग इसको समझ सकते हैं वो इसकी व्याख्या कर सकते हैं अपने समय के अनुरूप। और अन्यथा अगर इस चित्र के रूप में जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ उससे अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो इस चित्र, इस जो क्या कहते हैं कि सिद्धांत है, उसको इस चित्र के माध्यम से और समझने में आपको सुविधा मिलेगी। यहाँ पर मैं फिर बता दूँ कि फिर भी मुझे लगा कि ये चित्र अगर आप व्याख्या सही न कर पाएँ या भूल जाएं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चित्र की व्याख्या को हिंदी में लिख करके दिया हुआ, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके निश्चित तौर पर इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखिएगा और ये प्रयास करिए मेरे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देख लें। और अगर कोई चीज़ पढ़ाते समय हम अच्छी तरह से नहीं बता पाए समय अभाव के कारण, तो हमने वहाँ उसको व्याख्या किया हुआ है और वो आपकी मदद करेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।